हेलो बेटा, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल। आज मैं आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल जो है ना न्यूमेरिकल वो अच्छे से सिखाएंगे आपको। ये आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है और इसकी स्टडी करते हैं। पहले इसकी अंडरस्टैंडिंग करते हैं कि इसमें है क्या। इफ 10 का पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ ए बॉडी टू द अनदर बॉडी एवरी सेकेंड्स, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट ए टोटल चार्ज ऑन ऑफ 1 कूलम ऑन द अदर बॉडी। आपसे ये पूछा गया कि एक तो बॉडी ये है और एक दूसरा बॉडी ये है। एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और इस पे जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कम आउट फ्रॉम द बॉडी। जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस बॉडी के ऊपर जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकला तो +1 आ गया, दूसरा निकला तो +2 हो गया। तो ऐसे करते करते कभी न कभी इसके ऊपर चार्ज का मान 1 कूलम हो जाएगा। और एक सेकंड में एक इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा, खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन इन पर सेकेंड। हर सेकंड में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। तो आपसे ये पूछा गया है कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर सेकेंड 10 का पावर 9। तो बताओ एक कूलम बनने में कितना टाइम लग जाएगा। हर सेकंड में 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। तो अब हम इसका सॉल्यूशन लेते हैं। इलेक्ट्रॉन कम आउट फ्रॉम द बॉडी 10 का पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि एक सेकंड में इसके पास कितना चार्ज आ जाएगा, 1 सेकंड में कितना चार्ज आएगा। तो चार्ज का हमारे पास फॉर्मूला होता है n इंटू ई। तो सर हमें तो इसमें टाइम कैलकुलेट करना है, तो टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो Q इज इक्वल टू एन ई। सिमेट्री होती है मैथ में, इस साइड जो भी करो वो इस साइड भी करो। टाइम आपको इसमें नहीं दिख रहा तो बोथ साइड डिवाइड बाई टी। दोनों साइड हम किससे डिवाइड कर दें, टी से। अब इसको पढ़ते हैं ज़रा। ये तो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये है टाइम का डिवाइड। तो इसे हम पूरे को क्या बोल सकते हैं, इसे बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर सेकेंड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर सेकेंड। ये तो टोटल नंबर है, कितने टाइम में आए, टी में। तो हर सेकेंड में कितने आए, n/t। तो n/t गिवन है अपने को। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पर यूनिट टाइम इज गिवन अस 10 का पावर 9 पर सेकेंड। ओके, ई हम जानते हैं। ई कितना होता है भैया, ई 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। क्यू कितना एक्वायर करना बॉडी को, 1 कूलम। तो बचा क्या, बचा टी जो हमें कैलकुलेट करना है। अब सारी वैल्यू हम पुट कर देंगे। अगले पेज पे चलते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है Q इज इक्वल टू एन ई। बोथ साइड वी डिवाइड बाई टी बिकॉज आवर रिक्वायरमेंट इज टी। व्हाट इज दिस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम आउट फ्रॉम द बॉडी इन पर सेकेंड 10 का पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर -19। ये कैसे लिखा सर, ये ई का मान है बेटा। Q कितना एक्वायर करना है, 1 कूलम। कितना टाइम लगेगा, टी। तो टी लिख दिया। अब इसमें जो अननोन है वो केवल एक टी है जिसे कैलकुलेट किया जा सकता है। 1/t सिंपली आते हैं इधर। 1.6 इंटू ये 10 का पावर -19, ये +9 तो 10 का पावर -10। तो टी इज इक्वल टू क्या है, ये डिवाइड में आ जाएगा। 1/1.6 इंटू 10 का पावर -10। बेटा ये पॉइंट हटाया तो ऊपर हुआ 10। 10 डिवाइड बाई 16, ये 10 की पावर 10 को ऊपर ले गए तो 10 की पावर +10 हो गई। इसको कट किया हमने तो भैया ये तो बना 5 और ये बना 8। ऊपर वाले को मैं लिख दूं 50 इंटू 10 का पावर 9 अपॉन 8। इतने क्या आएंगे, सेकंड्स। इतनी सेकंड्स लगेगी। आप इस आंसर को यहीं भी छोड़ सकते हो। अगर बुक से मैथ्स करना चाहते हो तो यू कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द बॉडी एक्वायर्ड 1 कूलम चार्ज कन्वर्ट इनटू ईयर्स। आपकी जो भी सेकंड्स आई हैं उसको आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो, ईयर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 साल के अंदर सेकंड्स कितनी होती है।
नंबर ऑफ सेकेंड इन 1 ईयर। जब हम 13 नंबर चैप्टर में जाएंगे तो ऐसी चीज़ें बहुत सी पढ़ेंगे। एक साल के अंदर सेकेंड्स कितनी होती है? 3.154 इंटू 10 का पावर 7, ये सेकेंड्स होते हैं। ये नंबर ऑफ सेकेंड इन 1 ईयर है। तो ये जो भी वैल्यूज है इसको इससे डिवाइड दे दो। देखिए इसको और छोटा किया जा सकता है 25, और ये हो गया बेटा 4। 25 के ऊपर 4 का डिवाइड दोगे तो ये आएगा 6.25 इंटू 10 का पावर 9 सेकेंड्स। तो हमारे पास t का वैल्यू आया 6.25 इंटू 10 का पावर 9 सेकेंड्स। अगर मुझे ईयर में कन्वर्ट करना है तो 1 ईयर के अंदर जितनी सेकेंड्स होती है उससे डिवाइड कर दूंगा। 1 ईयर में होती है 3.154 इंटू 10 का पावर 7। ये जो भी आंसर आएगा ये आपका आएगा ईयर में। मैं थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन बता देता हूँ आपको। इसका अप्रोक्सीमेट करोगे तो ये 10 की पावर 7 से ये कटा तो 10 की पावर 2 रह गया, यानी 100। ये देखो ये 6 है और ये 3 है, तो लगभग इससे काटोगे तो ये कितना आएगा? 2 के करीब आएगा। तो टाइम टेकन कितना? 2 इंटू 10 की पावर 2 ईयर्स अप्रोक्सीमेट। इसका मतलब t इजिकल टू आया, अप्रोक्सीमेट आ गया 200 ईयर्स। 200 ईयर्स। अगर आप इसको एकदम एक्यूरेंसी के साथ कैलकुलेट करोगे देन यू गेट द रिजल्ट ऑफ टाइम टेकन बाय द बॉडी टू एक्वायर 1 कूलम चार्ज इज 198 ईयर्स। 198 ईयर्स। तो ऐसा इतना चार्ज आने में, 1 कूलम चार्ज आने में बॉडी को लग जाएंगे लगभग 200 साल। इस क्वेश्चन का पर्पस क्या है देने का? इस क्वेश्चन का मेनली पर्पस क्या है कि बच्चे को ये बताना, बच्चा जब पढ़ता है तो उसे ये सिखाया जाता है कि 1 कूलम एक बहुत बड़ी यूनिट है। तो बच्चा कैसे समझे कि 1 कूलम बड़ा है? देखो बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे 10 की पावर 9 हर सेकंड। थोड़े इलेक्ट्रॉन्स नहीं, बम्फर इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं इससे, बहुत सारे करोड़ों इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में निकल रहे हैं। तो इस बॉडी के ऊपर 1 कूलम जब चार्ज आएगा तो कितना टाइम लग जाएगा? 200 ईयर्स, 200 साल। अगर आप इस बॉडी के पास ऐसे खड़े हो जाओ कि मैं देखूंगा सर इसमें 1 कूलम कब आता है, तो बेटा 200 साल लगेंगे, तब तक आपकी उम्र ही पूरी हो जाएगी, आपको दूसरा जन्म लेना होगा। तो इस क्वेश्चन का मेनली पर्पस क्या है? इस क्वेश्चन का मेनली पर्पस ये है कि 1 कूलम चार्ज इज द वेरी लार्ज यूनिट, बहुत बड़ी यूनिट है। तो इसलिए हमें पढ़ने को मिलता है मिली कूलम, माइक्रो कूलम एंड नैनो कूलम। 1 मिली, 1 माइक्रो, 1 नैनो। तो कूलम की छोटी यूनिट्स हैं ये। 10 की पावर -3 कूलम। माइक्रो बेटा 10 के पावर -6 कूलम। नैनो भैया 10 की पावर -9 कूलम। इसलिए हमें न्यूमेरिकलों में ये देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा इसको स्पीडली देख लो। इसमें मैंने किया क्या था? ड्यू टू द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इजिकल टू एनी, बोथ साइड डिवाइड बाई T, बोथ साइड डिवाइड बाई T, दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम आउट फ्रॉम द बॉडी इन पर सेकेंड। ये गिवन है, E हमें पता है, 1 कूलम बनाना है, T कैलकुलेट करना है। देन यू क्रैक दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आराम से इजीली से पढ़ के आप इसको क्रैक कर सकते हो। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये इसका सॉल्यूशन मैंने कर दिया, और ये क्वेश्चन नंबर 2 वेरी शानदार क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन में कोई डाटा गिवन नहीं है, लेकिन विदाउट डाटा आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है। हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन देयर इज ए 1 कप ऑफ वाटर। 1 कप ऑफ वाटर। इस क्वेश्चन की यदि आपने अंडरस्टैंडिंग कर ली तो इस क्वेश्चन को आराम से किया जा सकता है हैंडल, कोई इश्यू नहीं। देखो आपसे क्या पूछा गया है? आपसे ये पूछा गया है कि ये एक कप है, और किसका कप है ये? इसमें क्या भरा हुआ है? H2O, पानी। तो वाटर के बारे में कई सिंपल आपको इसकी केमिस्ट्री आनी चाहिए। पहली बात तो 1 कप। 1 कप का मतलब क्या होता है? 1 कप का मतलब होता है 250 ग्राम। जब भी ऐसी चीज़ें आए कि 1 गिलास है, 1 कप है, देन यू टेक मास ऑफ सैंपल इज 250 ग्राम, स्टैंडर्ड वैल्यू है। स्पून आ जाए, चम्मच आ जाए तो आप 5 ml
लेते हो। तो मास 1 कप का मास कितना हो गया? 250 ग्राम हो गया सर। ओके, मास ऑफ सैंपल, यानी इसके अंदर पानी का मास कितना है? इतना है। दूसरा, आपको पानी के बारे में क्या पता हो, H2O के बारे में क्या पता हो? H2O न्यूट्रल होता है। इसका मतलब इस पर जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना का उतना इसका नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यदि हम एक चार्ज निकाल लेंगे तो दूसरा चार्ज ऑटोमेटिकली उसके बराबर आ जाएगा। वाटर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, सो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना का उतना नेगेटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज। तो इनमें से कोई सा भी एक चार्ज निकाल लो। तो एक चार्ज कौन सा निकालोगे? पॉजिटिव कौन दे रहा है? प्रोटॉन्स। पॉजिटिव के लिए रिस्पॉन्सिबल है प्रोटॉन्स, और नेगेटिव के लिए रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रॉन्स। आप या तो पॉजिटिव कैलकुलेट कर लो या नेगेटिव कैलकुलेट कर लो। तो सीधी सी बात है, पॉजिटिव चार्ज किसके कारण आ रहा है? प्रोटॉन्स के कारण आ रहा है। तो मेरा सीधा सा तरीका ये होगा कि वी फाइंड आउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 1 कप ऑफ वाटर। हम पानी के 1 कप के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन जानना चाहेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। जैसे ही अभी प्रोटॉन्स के नंबर पता चल जाएंगे तो एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज ई होता है, तो उस नंबर से हम क्या कर देंगे? उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज पॉजिटिव चार्ज। आई रिपीट माई सेंटेंस कि मुझे निकालना है व्हाट इज पॉजिटिव चार्ज इन द 1 कप ऑफ वाटर, देन आई कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 1 कप ऑफ वाटर, देन दिस नंबर इज मल्टीप्लाई बाई ई। क्यों ई से गुणा करूं? क्योंकि एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है ई। तो मेरा पहला टारगेट यही है कि मैं 1 कप ऑफ वाटर के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाल लूं। या तो मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालूं या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालूं, तो कोई सी एक चीज निकाल लें। ये अंडरस्टैंडिंग की हमने इस क्वेश्चन की। तो माई आंसर ये आएगा फाइनल, पॉजिटिव चार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू ई। तो हमारा पहला चैलेंज ये है कि मुझे ये देखना इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं। तो प्रोटोनों तक तो मैं बाद में पहुंच पाऊंगा, पहले ये देखूंगा कि H2O के कितने मॉलिक्यूल्स हैं इसके अंदर। देखो H2O, बेटा जब आप हाइड्रोजन पढ़ते हो तो पढ़ते हो 1H1, ऑक्सीजन पढ़ते हो आप 8O16। तो हाइड्रोजन के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं 1 और ऑक्सीजन के पास हैं 8। H के कितने हैं इसके अंदर? H के 2 हैं सर। तो 1 और एक 1 और आ जाएगा 1H1। तो इन 2 हाइड्रोजन के पास 2 प्रोटॉन हो गए और ऑक्सीजन के पास 8 हो गए, इसके पास 2 हो गए, इसके पास 8 हो गए। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन H2O कितने हुए? 10। मुझे पॉजिटिव चार्ज कैलकुलेट कर रहा हूं तो मैं लेऊंगा नंबर ऑफ प्रोटॉन टोटल इन कप ऑफ वाटर, और एक प्रोटॉन के पास चार्ज कितना होता है? ई। तो हमने ये देखा कि H2O का एक जो मॉलिक्यूल है इसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है? हाइड्रोजन के कारण कितने आए? 2, और ऑक्सीजन के कारण कितने आए? 8। तो एक मॉलिक्यूल्स में कितने हैं? 10। ये 1 मॉलिक्यूल की बात है, नहीं कि 1 कप की। 1 कप में तो ऐसे मॉलिक्यूल्स खूब सारे हैं। देन फर्स्ट वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 कप ऑफ वाटर। ये वाटर का कप, इसमें वाटर भरा हुआ है, H2O फुल फिल बाई H2O। कितना H2O है सर? मास है इसका 250 ग्राम। ओके, 250 ग्राम। तो इसमें मुझे मोलिकुलर मास की आवश्यकता भी पड़ेगी। मोलिकुलर मास कितना होता है? 1 मोल का मास कितना होता है? तो ये बच्चों को याद रहता है केमिस्ट्री में, 18 ग्राम पर मोल। 18 ग्राम पर मोल, ये मोलिकुलर मास ऑफ वाटर। ओके सर, एक जो H2O का मॉलिक्यूल्स है उसके पास प्रोटॉन्स कितने हैं? 10 है सर। तो मेरा टारगेट ये है कि इस 1 कप के अंदर H2O के मॉलिक्यूल्स कितने हैं वो कैलकुलेट करूंगा। तो मैं आपको 2 फॉर्मूले बता रहा हूं कि मोल जब भी आपको निकालना हो, देन फर्स्ट यू कैलकुलेट N/Na। N/Na दूसरा होता है मास ऑफ सैंपल डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। ये भी नंबर ऑफ मोल देता है, ये भी नंबर ऑफ मोल देता है। तो इन दोनों को अपने इक्वल रख सकते हैं। ये आ गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। ये एवोगाड्रो नंबर है बेटा। ये मास ऑफ सैंपल है 250 ग्राम और ये मॉलिक्यूलर मास है। तो मैं यहाँ से ये निकालूंगा N। N क्या चीज़ आएगी? नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स इन 1 कप ऑफ वाटर। तो इसका फॉर्मूला मेरे पास आ गया, मास ऑफ गिवन सैंपल इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर मास
इंटू नंबर ऑफ एवोगाड्रो, नंबर ऑफ एवोगाड्रो। ये क्या चीज़ आएगी सर? ये आएगी बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O इन 250 ग्राम या 1 कप ऑफ वाटर। जैसे ही आपके पास H2O के नंबर आ जाएंगे तो 1 H2O के पास कितने प्रोटॉन्स हैं? सर 1 H2O के पास अभी आपने बताई 10 होते हैं, एक के पास 10 होते हैं तो n के पास कितने होंगे? 10 इंटू n हो जाएंगे। व्हाट इज दिस? नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसको उठा के यहां लिख दो, चार्ज आ जाएगा। देखिए हमें निकालना है पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड किसने किया? प्रोटॉन्स ने। नंबर ऑफ प्रोटॉन इंटू ई। अब हमें निकालना है n, नंबर ऑफ H2O, n बाई Na इज इक्वल टू m अपॉन m। तो मुझे ये निकालना नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स n इंटू m अपॉन m इंटू Na। ये नंबर कौन से आए? नंबर ऑफ प्रोटॉन नहीं आए, ये नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स आए हैं। और 1 H2O का मॉलिक्यूल्स होता है, उसके पास 10 प्रोटॉन्स होते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 10 इंटू n। तो मेरा ये फॉर्मूला बन गया चार्ज पॉजिटिव इन 1 कप ऑफ वाटर Np। Np है 10 इंटू n, 10 इंटू n इंटू ई। अब बेटा मैं n का मान लिखूंगा, n की वैल्यू रखूंगा। n की वैल्यू रखूंगा तो मैं रखूंगा m बाई m इंटू Na इंटू ई। 10 m कितना? 250 ग्राम। कैपिटल M कितना? 18 ग्राम पर मोल। Na कितना? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटू ई कितना? 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, पावर वगैरह आराम से इजीली इसको हल करोगे, तो आपका ये आंसर आएगा 1.34 इंटू 10 का पावर 7 कूलम। तो जितना पॉजिटिव आएगा उतना का उतना नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसको थोड़ा शॉर्टली बताता हूं मैं आपको रियलिटी में करना क्या क्या है। आपको देखना व्हाट इज पॉजिटिव चार्ज इन 1 कप ऑफ वाटर। तो पॉजिटिव प्रोवाइड करता है प्रोटॉन, तो आप लेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन इनटू चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन। Np कैसे निकालोगे? वाटर के 1 मॉलिक्यूल में 10 होते हैं, अगर n मॉलिक्यूल होंगे तो 10n हो जाएगा इंटू ई। n कहाँ से ले आओगे? n लेके आओगे n बाई Na इंटू m अपॉन कैपिटल M। तो यहाँ से बेटा n क्या आएगा? स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इंटू Na। तो 10 n का वैल्यू लिखूंगा m अपॉन m इंटू Na इंटू ई। सबकी वैल्यू पुट करो, देन यू गेट द फाइनल रिजल्ट Q पॉजिटिव। और जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा। बिल्कुल, आप स्मॉल m 18 नहीं लेंगे, स्मॉल m लेंगे 250 ग्राम गिवन। इट इज़ द मास ऑफ सैंपल, ये सैंपल का मास है और ये होता है मॉलिकुलर मास। ये 10 ले लेंगे आप, ये 250 ग्राम ले लेंगे, ये आप 18 ले लेंगे। एवोगाड्रो नंबर बच्चे के कन्फर्म याद होता है 10 की पावर 23 और ई का वैल्यू ले लेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ये कूलम। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे देन यूर रिजल्ट 1.34 इंटू 10 का पावर 7 कूलम। खटैक आंसर आ जाएगा। ओके, रोक दिया क्या इसको? पानी पीता हूँ। ओके यस बेटा, तो अपने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया और अब नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं अपने। इससे पीछे के लेक्चर में हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कर दिए थे। 4 नंबर एग्जाम्पल एनसीईआरटी का। ए चार्जड मेटलिक स्फीयर ए इज सस्पेंडेड बाय द नाइलॉन थ्रेड, अनदर चार्ज मेटलिक स्फीयर बी held by an insulating handle is brought close to A such that the distance between their centers is 10 सेंटीमीटर as shown in the figure। अपने डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। इसमें क्या करना है अपने को?
तो वो आपको मैं टोटल बता देता हूँ। इसकी भी थोड़ी सी लंबी लैंग्वेज है, पहले क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग करते हैं अपने फर्स्ट। ये आपका एक स्पेयर है ए, ये नाइलॉन के थ्रेड से इधर कनेक्टेड है, इसके नाम है इसका ए मेटलिक स्पेयर का, और इस पे ऐसे आपको ऐसे चार्ज दिया हुआ है ऐसे। यदि ये 1e है तो ये पूरे 4 कूलम मान सकते हो, 4q मान सकते हो। आई एज्यूम इट 4q। इस पे कितना चार्ज है भैया? 4q। एक दूसरा बी स्पीयर है, इसको इंसुलेटिंग हैंडल से आपने पकड़ रखा है, इसके ऊपर +2 है, तो इस पे चार्ज कितना ले लूं? 2q। बोथ आर सेपरेटेड टू ईच अदर एट 10 सेंटीमीटर। दोनों के बीच का गैप कितना है भैया? 10 सेंटीमीटर। हम इसको कंसिडर कर लेते हैं r। दोनों के बीच का सेपरेशन बिटवीन बोथ a एंड b, ये b है। ये ऐसी कंडीशन दी हुई क्वेश्चन में कि आपके पास एक a है, दूसरा b है, और दोनों के ऊपर चार्ज इस पे प्लस का 4 है, इस पे प्लस का 2 है। अब क्या किया जाता है? एक आइडेंटिकली सेम, ये आइडेंटिकली सेम क्या होता है? जैसा जितना इसका साइज है उतना का उतना इसका साइज है, दोनों की कैपेसिटेंस सेम है। और एक ये है डी। क्वेश्चन में ये दिया हो गया कि सी को कांटेक्ट करो ए के साथ, फिर इससे अलग कर लो, फिर डी को कांटेक्ट बनाओ बी के साथ, फिर अलग कर लो, फिर देखो ए और बी में कितना फोर्स लग रहा है। तो पहले बिफोर कांटेक्ट ऑफ सी एंड डी वी कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन ए एंड बी। जब हमने सी और डी का कांटेक्ट नहीं बनाया तो इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लग रहा है। मान लिया मैंने स्टार्ट में फोर्स लग रहा है F1, बेटा कूलामिक फोर्स लगेगा, तो कूलामिक फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हैं इजीली, K/Q1। तो चार्ज ऑन ए, चार्ज ऑन ए कितना है बेटा? 4q। चार्ज ऑन बी कितना है बेटा? 2q है सर, ओके। अपॉन r स्क्वायर, बीच का डिस्टेंस कितना है? r, देन आई टेक हेयर r स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट, ओके। अब हमने क्या किया? हमने सी का कांटेक्ट बनाया ए के साथ। ए ये था जिसके ऊपर प्लस का 4 था। वी मेक द कॉन्टेक्ट ऑफ सी विद ए के साथ सी का कॉन्टेक्ट बनाया। कॉन्टेक्ट बनाने के कारण जैसे ही आप इनको सेपरेट करोगे एक दूसरे से, तो ये टोटल चार्ज का हाफ एंड हाफ हो जाएगा। तो ये सी भी क्या करेगा? इसका ए का जितना चार्ज है ना, उसका टोटल का आधा ले लेगा। टोटल दोनों पे चार्ज कितना है? इस पे 4q है, इस पे 0 है, तो टोटल 4q है इस सिस्टम पे। जैसे ही दोनों को सेपरेट करोगे तो हाफ एंड हाफ हो जाएगा। तो अब ए के पास कितना रहेगा? जैसे ही सी को अलग करोगे, जैसे आप सी को इससे अलग करोगे, सी को जैसे ही आप अलग करोगे तो इसके ऊपर जो चार्ज है वो ये दोनों के दोनों इस पर आ जाएंगे। इस पे +2 आ गया। ऐसे ये बी था आपका, बी पे बिफोर कांटेक्ट कितना चार्ज था? +2। आप इसके साथ कांटेक्ट किसका बनाओगे? आइडेंटिकली सेम एक स्पीयर है, वो स्पीयर है आपका डी। आप जैसे इसको कांटेक्ट के बाद इसको अलग करोगे, आफ्टर कांटेक्ट यू सेपरेट द डी को सेपरेट करोगे तो डी भी क्या कर लेगा? डी भी इसका जो चार्ज है उस चार्ज का हाफ ले लेगा। ये इसके पास प्लस आ गया। तो इसके ऊपर कितना रहा? ए पे कितना रह गया? अब ए पे बिफोर कांटेक्ट ऑफ सी इस पे 4q था, अब कितना रहा? 2q। अब इस पे कितना रहा? पहले 2q था तो अब आधा रह गया q, हाफ रह गया। तो ये 2q रह गया और इसके ऊपर q रह गया। और एक क्वेश्चन में ये कहा गया है कि दोनों को बीच का जो डिस्टेंस है वो हमने क्या कर दिया? 10 सेंटीमीटर नहीं किया हमने, 10 सेंटीमीटर था उसको भी हाफ कर दिया, 5 सेंटीमीटर कर दिया। इन दोनों के बीच का सेपरेशन 5 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर आर था तो आर को भी हमने क्या कर दिया? हाफ कर दिया। अब फोर्स कितना होगा? F2, नया फोर्स है F2। के तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होगा। पहले पे चार्ज कितना हो गया? चार्ज ऑन ए 2q, चार्ज ऑन बी q, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है बेटा? पहले r थी, अब r/2 है, तो r/2 का स्क्वायर। तो ये फोर्स देखो जरा क्या आया? F2 K
2q² अपॉन इसका स्क्वायर करोगे तो r² अपॉन 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो F2 आपका आ गया 8kq² अपॉन r²। इक्वेशन नंबर 2। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, इक्वेशन फर्स्ट थी F1 इज इक्वल टू k, इसका किया तो आपने कितना हो गया 4 इंटू 2 8 q² अपॉन r²। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट है। तो क्या फोर्स में कोई चेंज हुआ, देखो ये फोर्स भी 8kq² अपॉन r है और ये फोर्स भी 8kq² अपॉन r है, इसका मतलब फोर्स में कोई चेंज नहीं हुआ। F2 का मान वही है जो F1 था, और F1 क्वेश्चन में कहा गया कि F है, तो F2 का मान भी क्या होगा, F ही होगा। इट मीन्स नो चेंज इन द फोर्स, फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा। आप डायरेक्टली भी इसको कर सकते हो। एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं इसके करने की। आपने ये सीखा कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोड ऑफ Q1 एंड Q2 के प्रोडक्ट का मोड होगा, और कूलम्बिक फोर्स इज इनवर्स स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू स्पेयर्स, टू चार्जड बॉडी, दोनों चार्जड बॉडी का। तो आपने कॉन्टैक्ट के कारण इसका चार्ज क्या कर दिया, जो भी चार्ज था वो हाफ कर दिया, और इसका चार्ज जो भी था ए का भी हाफ हो गया, और चार्ज बी का भी कॉन्टैक्ट के बाद क्या हो गया, हाफ हो गया, और डिस्टेंस भी क्या कर दिया आपने, r/2। तो देखो इसको मैं ऐसे करूंगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r²। आपने क्या क्या चेंज किया, Q1 इसका चार्ज, इसको भी आपने हाफ कर दिया, Q2 को भी आपने हाफ कर दिया कॉन्टैक्ट बना करके, और डिस्टेंस को भी हाफ कर दिया, K तो K है, तो r² r/2 का होल स्क्वायर। तो देखो ये 4 हो रहे हैं, ये 2 का स्क्वायर आएगा तो 4 आएगा, तो सब कट जाएगा, तो कुछ नहीं बचा, Q1 Q2 अपॉन r²। दिस इज द फाइनल फोर्स। इट मीन्स नो चेंज इन द फोर्स। चार्जेस के कारण घटा तो डिस्टेंस के कारण बढ़ा, इट मीन्स टोटल फोर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ओके, बेस्ट ऑफ लक, आप इसको इजीली कर सकते हो, करेक्ट खटैक। कर दिया, ओके। देखो बेटा, इससे पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट और सेकंड एनसीईआरटी के कराए थे, अब एग्जाम्पल नंबर 3 कराता हूँ। बच्चे अनावश्यक इस एग्जाम्पल से डरते हैं, क्योंकि इसकी देखो लंबी चौड़ी लैंग्वेज है। एक पेज पे ये रही, फिर इसके बाद दूसरे पे ये रही, तीसरे पे ये रही, चौथे पेज पे ये रही, और एक पेज इसका और है 5 नंबर। तो आपको इनसे बिल्कुल भी लंबी चौड़ी लैंग्वेज से डरने की आवश्यकता नहीं है। आराम से थोड़ा सा नॉलेज 11th का, थोड़ा सा नॉलेज 12th का, इन दोनों को लेकर के इस क्वेश्चन को अपने इजीली हैंडल कर लेंगे। मैं आपको, जरूरी ये होता है कि किसी भी न्यूमेरिकल को करने से पहले आपके समझ में ये आए कि न्यूमेरिकल कह क्या रहा है। जो भी न्यूमेरिकल कह रहा है वो करते जाओ, न्यूमेरिकल की मानते जाओ, न्यूमेरिकल का आंसर कन्फर्म आ जाएगा। देखो इसमें क्या कहा गया न्यूमेरिकल में, तो मैं आपको बताता हूँ। इस न्यूमेरिकल में ये बोला गया है कि एक तो आप फोर्स पढ़ते हो ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक आप पढ़ते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कूलम्बिक फोर्स 12th वाला, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स 11th वाला। कूलम्बिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन r², और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, G M1 M2 अपॉन r²। केवल मोड की बात कर रहा हूं मैं। तो इसने ये कहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बोथ आर द ओबे टू द इनवर्स स्क्वायर रूल ऑफ द डिस्टेंस। दोनों जो फोर्स होते हैं वो दोनों के दोनों क्या करते हैं, डिस्टेंस के स्क्वायर रूल को ओबे करते हैं। इसमें भी अपॉन में r² है, इसमें भी अपॉन में r² है। ओके, बट ये दो चार्जेस के बीच में लगता है, जबकि ये दो मासेस के बीच की इंटरेक्शन के कारण लगता है। आपको इन दोनों की कंपेयर करनी है, इट मीन्स इन दोनों का रेशियो निकालना है। वो किस किस के केस में निकालना है, एक बार 2 इलेक्ट्रॉनों के केस में निकालना है, 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन के केस में निकालना है, और एक बार आपको 2 प्रोटॉन्स के लिए निकालना है। ठीक है, ओके। हम कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर में ये करूंगा, इक्वेशन फर्स्ट इज डिवाइड बाई इक्वेशन सेकंड।
देखो बेटा, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करूंगा तो आर स्क्वेयर कैंसिल बाई आर स्क्वेयर। ओके, तो मेरे पास वैल्यू बचा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन G M1 M2। ये वैल्यूज आई मेरे पास, ये फॉर्मूला बन गया मेरे पास। अब मैं इसी फॉर्मूले को यूज कर लूंगा और कैलकुलेशन कर लूंगा। ओके, देखते जाएं, मेरे साथ बने रहे। एफ ई अपॉन एफ जी फॉर्मूला आया के। अब ये मुझे किस किस के लिए निकालना है? पहले केस में मेरे को निकालना है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पेयर के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन। तो यहां जो Q1 Q2 है, जैसे Q1 है और Q2 है, तो पहला चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज लेऊंगा और दूसरा प्रोटॉन का लेऊंगा। तो मैं यहां क्या करूंगा, यहां इलेक्ट्रॉन का चार्ज और यहां प्रोटॉन का चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना होता है E, प्रोटॉन के पास भी कितना होता है E। तो सर एक के पास प्लस होता है और एक के पास माइनस होता है, तो आप प्लस और माइनस क्यों नहीं ले रहे? बेटा वी हेयर कंपेयर द बोथ फोर्सेस, वी फाइंड आउट द रेशियो, और रेशियो मैग्नीट्यूड से आएगा, डायरेक्शन से नहीं आएगा। तो यहाँ केवल उनके मैग्नीट्यूड का ही रेशियो निकालना है अपने को। तो इसलिए इसका भी E है और इसका भी E है, हम प्लस माइनस के आधार पर डायरेक्शन निकाल लेते हैं। अपॉन G, मास पहले का और मास दूसरे का, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन। बेटा वी पुट द एवरी वैल्यूज। के देखो इधर मैं आपको बता देता हूं किस किस का वैल्यू कितना होता है। के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ई इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। जी ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 × 10⁻11 गिवन है, न्यूमेरिकल में गिवन है, नहीं भी गिवन हो तो 11th में ये पढ़ा हुआ रहता है। इसको लेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, क्वेश्चन में गिवन है। और मास ऑफ प्रोटॉन भी क्वेश्चन में गिवन है 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। वी हेयर पुट अप द एवरी वैल्यूज। बेटा ये सब वैल्यूज पुट करेंगे, के को लिख देंगे, ई को लिख देंगे दोनों बार, जी को लिख देंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख देंगे और मास ऑफ प्रोटॉन लिख देंगे। हम इधर रेशियो निकाल लें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के मोड का रेशियो किसके लिए? फॉर द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, फॉर द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। जब सारी वैल्यूज आप रखेंगे, जब आप टोटल वैल्यूज रखेंगे, देन योर रिजल्ट इज 2.4 × 10⁻39। ये आंसर आ जाएगा। सर यूनिट इसका बेटा कोई भी यूनिट नहीं आएगा, क्योंकि ये फोर्स अपॉन फोर्स है, इट मीन्स न्यूटन अपॉन न्यूटन है। देन यू गेट द रिजल्ट। एवरी वैल्यूज पुट करो, कुछ नहीं यहाँ तक समझना आपको। टोटल गिवन है क्वेश्चन में, नहीं गिवन हो तो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, ये याद रहनी चाहिए आपके। ओके, तो ऐसे निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पेयर का। सेकंड पे चलते हैं। ये इसका ए पार्ट, ये इसका ए पार्ट कौन सा किया? देखो इधर मैंने ये किया है, ये फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आई कंपेयर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। किसके लिए किया सर आपने? ये बेटा मैंने किया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए, वैसे सही पूछो तो आपके लिए किया ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया था हमारे पास? के चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन अपॉन जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन। सेकंड, जब फर्स्ट आपके समझ में आया तो सेकंड तो बहुत ही ईजी पड़ेगा आपके। देखो सेकंड पे क्या है, देखिए इधर फॉर द 2 प्रोटॉन्स, तो इस बार हम 2 प्रोटॉनों की बात कर लेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया था? एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स के मोड का रेशियो किसके लिए? फॉर 2 प्रोटॉन्स, प्रोटॉन और प्रोटॉन क्या था? के। तो चार्ज, फर्स्ट का चार्ज और सेकंड का चार्ज, इस बार प्रोटॉन प्रोटॉन है तो पहले प्रोटॉन पे भी ई और दूसरे पे भी ई अपॉन जी। इस बार मास किसका लेंगे? पिछली बार इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन थे,
इस बार दोनों ही प्रोटॉन है, देन वी टेक द मास ऑफ बोथ प्रोटॉन्स, दोनों प्रोटॉन का मास ले लेंगे, दोनों ही प्रोटॉन के मास आ जाएंगे mp और mp, mp एंड mp। कितनी कौन कौन सी वैल्यू रखेंगे वही रख देंगे। k लिखेंगे 9 इंटू 10 का पावर 9, e लिखेंगे 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, और g आपको पता है 6.67 इंटू 10 का पावर -27 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है 1.67 इंटू 10 का पावर -27 किलोग्राम। यू राइट हेयर एवरी क्वांटिटीज, देन यू गेट द रिजल्ट। सारी वैल्यू जब आप रखेंगे तो आपका रिजल्ट क्या निकल करके आएगा, जब टोटल वैल्यूज रखेंगे कैलकुलेशन करेंगे तो देन यूर रिजल्ट इज 1.3 इंटू 10 का पावर 36 यूनिट लेस, क्योंकि फोर्स अपॉन फोर्स। ओके, ये इसका बी पार्ट हो गया। कंपेयर किया हमने, मैग्नीट्यूड का कंपेयर करना था, किस किस के लिए किया सर? एक बार हमने एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के लिए किया, दूसरी बार हमने दो प्रोटॉन्स के लिए किया। और इस क्वेश्चन को और देख लें आप, ये कह रहा एस्टिमेट द एक्सीलरेशंस of the electron and the proton due to the electrical force of their mutual attraction when they are 1 angstrom apart to each other. What is this sir? बेटा ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है 10 का पावर -10 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम। मास ऑफ प्रोटॉन आपको गिवन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको गिवन है। मैं इस क्वेश्चन की स्टडी बता देता हूं आपको कैसे होगी। आपको ये कहा गया है कि एक प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन, और एक इलेक्ट्रॉन है। तो बेटा एक तो पॉजिटिव है और जबकि दूसरा नेगेटिव है। दे आर अपार्ट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? एट 1 एंगस्ट्रॉम। दिस इज आर, ये आर है। तो आर आपका है 10 का पावर -10 मीटर। इसका चार्ज कितना? ई। इसका चार्ज भी कितना? ई। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दोनों में अट्रैक्शन हो रहा है, दोनों में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। सीधी सी बात है, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, दे आर सिचुएटेड एट द सम डिस्टेंस एट 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस। इट मीन्स उन दोनों में क्या होगा? म्यूचुअल अट्रैक्शन होगा। उस म्यूचुअल अट्रैक्शन के कारण ये भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और ये भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। व्हेन एनी बॉडी एक्सपीरियंस एनी फोर्स, जब कोई भी बॉडी फोर्स को एक्सपीरियंस करती है तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन्स, न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से, न्यूटन के सेकंड लॉ के हिसाब से टोटल फोर्स प्रोवाइड एक्सीलरेशन टू द बॉडी। बॉडी को क्या देगा? एक्सीलरेशन। ये निकालना बेटा इसमें। ये कह रहा कितना एक्सीलरेशन प्रोटॉन का होगा और कितना एक्सीलरेशन इलेक्ट्रॉन का होगा। तो जब भी आपको एक्सीलरेशन निकालना है तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन अदरवाइज प्रोटॉन डिवाइड बाय मास, किससे डिवाइड करेंगे? मास से। तो इस बार मेरे पास फॉर्मूला आया, इफ आई कैलकुलेट द एक्सीलरेशन तो सिग्मा एफ डिवाइड बाई एम। मैं ये देखूंगा कि प्रोटॉन पे कितना फोर्स लग रहा है, उसको प्रोटॉन के मास से डिवाइड दे दूंगा तो एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का, तो फर्स्ट मेरा टारगेट ये होगा कि प्रोटॉन पे फोर्स कितना लग रहा है। जब आप न्यूटन्स लॉ पढ़ते हो तो आप ये पढ़ते हो कि फर्स्ट के ऊपर सेकंड जितना फोर्स लगाता है, सेकंड पे फर्स्ट उतना ही फोर्स लगाता है। तो फोर्स पहले का निकाल लो या दूसरे का निकाल लो, बराबर ही आने हैं फोर्स, बट देयर मास आर डिफरेंट। देयर मास आर डिफरेंट, इट मीन्स देयर एक्सीलरेशन इज ऑल्सो डिफरेंट। ओके, तो आई हेयर कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का एक्सीलरेशन निकाल रहा हूं, तो मैं लिखूंगा फोर्स एक्सपीरियंस बाय प्रोटॉन डिवाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। इफ आई कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो टोटल फोर्स एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के मास का डिवाइड दे दूंगा मैं। तो पहली बात है फोर्स निकालना। फोर्स, कौन सा फोर्स? ड्यू टू द म्यूचुअल अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में म्यूचुअल जो अट्रैक्शन हो रहा है, तो कुलामिक फोर्स का फॉर्मूला होता है F इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, के कितना है बेटा? 9 इंटू 10 का पावर 9। Q1 एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों का ही चार्ज क्या है? E इंटू ई अपॉन डिस्टेंस कितना है? 1 एंगस्ट्रॉम, यानी 10 का पावर -10 का स्क्वायर। देखते जाएं आप,
9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू ई का स्क्वायर बन गया, तो 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 है, 10 का पावर माइनस 19, तो 10 का पावर माइनस 38 हो गया। और इसका स्क्वायर लेंगे आप तो 10, ये 2 और 10 20। अब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, व्हेन यू कैलकुलेट इट देन योर आंसर इज 2.3 इंटू 10। इसकी पूरे की जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2.3 इंटू 10 का पावर माइनस 8 न्यूटन। ये आंसर आ जाएगा। सिंपल सा है। जब म्यूचुअल अट्रैक्शन के कारण फोर्स निकालोगे तो आप करोगे के फर्स्ट चार्ज, सेकंड चार्ज और बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो फोर्स आपका क्या आएगा, फोर्स सबकी वैल्यूज रखेंगे, 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19, 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 और डिवाइड बाई आर स्क्वायर, यानी 10 का पावर माइनस 10 कितनी बार, 2 टाइम्स। तो फोर्स जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 2.3 इंटू 10 का पावर माइनस 8 न्यूटन। ओके, जैसे ये आपका फोर्स आया, इन फॉर्मूलों को यूज कर लेंगे। अब मुझे निकालना है एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन और एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन का एक्सीलरेशन, तो प्रोटॉन पे फोर्स कितना लगा, जितना फोर्स इलेक्ट्रॉन पे लगा उतना का उतना फोर्स प्रोटॉन पे लगा। तो 2.3 इंटू 10 का पावर माइनस 8, 10 का पावर माइनस 8 किससे डिवाइड दूंगा, मास ऑफ प्रोटॉन से। और इधर एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो 2.3 इंटू 10 का पावर माइनस 8 डिवाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखें जरा, एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन 2.3 इंटू 10 का पावर माइनस 8 न्यूटन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन बेटा 1.67 इंटू 10 का पावर माइनस 27। जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन, पहले पावर ऊपर ले जाओगे, पावर ऊपर ले जाओगे तो पावर आपकी प्लस हो जाएगी। तो ये आपका आ जाएगा 1.4 इंटू 10 का पावर, देखो 8 है 27 है, तो ये आपका 10 की पावर 19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। इसकी कैलकुलेशन करेंगे आप इजीली याद प्राप्त कर लेंगे आप। इसको तो कंप्लीट करते हैं एक बार। इधर करेंगे 2.3 इंटू 10 का पावर माइनस 8 अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है सर 9.1 इंटू 10 का पावर माइनस 31। तो एक्सीलरेशन कितना आया इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन इसको इससे डिवाइड करेंगे, 31 है, तो इसका जब भी आप एक्सीलरेशन निकालेंगे तो 2.5 इंटू 10 की पावर 22 ज़्यादा एक्सीलरेशन आएगा प्रोटॉन से, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान दें आप, एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन और एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हल्के पार्टिकल का एक्सीलरेशन ज़्यादा है सेम फोर्स के केस में, और प्रोटॉन थोड़ा सा भारी होता है इलेक्ट्रॉन की बजाय, तो उसका एक्सीलरेशन थोड़ा सा कम है। ये जो एक्सीलरेशन हैं, ये ग्रेविटी जो एक्सीलरेशन होता है 10 की पावर 1 उसकी कंपेयर में तो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू आप ग्रेविटी पढ़ते हो, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ते हो तो वो पढ़ते हो बेटा 10 यानी 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये 10 की पावर 1 है, जबकि इसके साथ देखो 10 की पावर 19 बहुत बड़ी, इसके बाद 10 की पावर 22 बहुत बड़ी। तो इन एक्सीलरेशन की कंपेयर में ग्रेविटेशनल जो एक्सीलरेशन है उसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है, उसको अवॉइड किया जा सकता है। इस क्वेश्चन को आराम से क्रैक कर सकते हो खटक। ओके।